हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस बाय दीपक भैया क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए क्लास 9th का मैटर इन अवर सराउंडिंग का चैप्टर 1, जिसमें हम लेक्चर नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। आई होप तुमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को देख लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया था, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ लिए थे। और आई होप, मुझे लगता है ऐसा कि बहुत से बच्चों को वो टॉपिक्स नहीं समझ में आए होंगे या कुछ कुछ समझना रह गया होगा। तो इस लेक्चर में उसी टॉपिक्स को मैं दोबारा लेके आया हूँ। उसी को हम एक ब्रीफ वे में या शॉर्ट वे में समझ लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। मतलब एक तरीके का रिवीजन में लेके आया हूँ और साथ में उसके संग क्या लेके आया हूँ, क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चंस को हम करेंगे उसके बेसिस पे कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसके ऊपर बन सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आज का लेक्चर का एम क्या है? बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर 3 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, है ना। और सब्लिमेशन पढ़ा था। फिर हमारा प्रेशर ड्यू टू वाला रह रहा था, उसको हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वो हम लेक्चर नंबर 5 में अब कवर करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो है बेसिकली रिवीजन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बता ही दिया कि हम जो है आज के लेक्चर में बस ओनली रिवीजन करने वाले हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस का, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 का, है ना। जो हमारे प्रीवियस क्लासेस हो रखे हैं उन्हीं का हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले। तो एम क्या है अपना आज का, रिवीजन ऑफ लेक्चर 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर 3 तक, सॉरी, 4th लेक्चर तो अपना ये है ही, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं सारा रिवीजन करवा दूंगा, अभी तक मैंने चैप्टर जितना भी पढ़ाया है। हमारा इसमें अब एक मेन टॉपिक रह रहा है इवोपरेशन, बाकी चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बाकी इस चैप्टर की सारी जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी है। तुमको रिवीजन करना है, तुमको रिवीजन भी मैं साथ के साथ बल्कि कराता ही जा रहा हूँ। लेकिन जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फर्दर रिवीजन किसको करनी है, तुमको करनी है। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो कोई बात नहीं बनने वाली, तुम क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कोई बात नहीं बनने वाली। तुम करोगे जब भी बात बनेगी, जब भी क्वेश्चंस लगेंगे, जब भी नंबर आएंगे और जब भी तुम टॉप करोगे, है ना। जब भी तुम 10th में फिर अच्छा मार्क्स ला पाओगे। अगले साल बोर्ड है कि नहीं है ना। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जैसे अब एक हफ्ते बाद जैसे चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म होने के 1-2 वीक बाद दोबारा चैप्टर को उठाओ और रिवीजन मारो, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 हफ्ते बाद चैप्टर 1 और 2 जो भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ उसका दोनों का एक साथ रिवीजन मारो। ऐसे चैप्टर्स को करते रहोगे तो रिवीजन साथ के साथ होती रहेगी, और वो तुम्हारे को एंड में बल्कि नोट्स नहीं लगेंगे कि यार इतना सारा रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं कर रखा। तो वो तुम्हारे को वहाँ से आसानी रहेगी कि तुम स्टार्टिंग से रिवीजन करते आ रहे हो, तो तुमको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, है ना। अब चैप्टर पेपर के एंड में तुम आकर के बोल रहे हो कि भैया रिवीजन कुछ नहीं कर रखा, पढ़ा कुछ नहीं है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर होते जा रहा है वैसे वैसे रिवीजन को करते रहो, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है उसके टेस्ट देते रहो, टेस्ट देते रहोगे तो तुमको पता रहेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो हर वीक टेस्ट भी दो, जो भी तुम्हारा सिलेबस होता जा रहा है उसका जैसा। दूसरी बात, सिलेबस के पीछे मत भागना कि भैया पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ऐसी गलती मत करना। बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि जो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन सिलेबस करने के पीछे भागते हैं कि चैप्टर 1 करता हूँ, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, 4, 5 ऐसे करने के पीछे भागते हैं, लेकिन रिवीजन के पीछे नहीं भागते। चैप्टर भी करो, रिवीजन भी करो, पीवाईक्यू भी करो, क्वेश्चंस भी करो, जब जा करके तुम्हारे को चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। बस सिलेबस के पीछे मत भागना। क्वेश्चन जैसे तुमने चैप्टर 1 कर लिया तो उसका सारा झार जो भी है, चैप्टर 1 कंप्लीट, नोट्स बन गए, रिवीजन हो गया, पीवाईक्यू हो गया, सैम्पल पेपर लगा लिया उसका, तो जब जा करके तुम्हारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट माना जाएगा। तो चैप्टर 1 जो भी है उसको कंप्लीट करते हुए चलो, जैसे जैसे चैप्टर करते चल रहे हो वैसे वैसे उसको कंप्लीट करते चलो, पूरा का पूरा पीवाईक्यू के साथ, क्वेश्चंस के साथ, है ना। आ जाओ। आई थिंक मैंने ज़्यादा लंबा लेक्चर दे दिया, अब अपना पढ़ लेते हैं। देखो, मैंने स्टार्टिंग से चैप्टर 1 को लेके गया, एकदम बेस से उठाया था बच्चों को, वहाँ से मैंने लेक्चर 1 से एकदम बेस से उठाया था। ये तुम्हारे को मैं जो भी लेके आया हूँ ये रेफरेंस मटेरियल है, ठीक है। जो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे उसी को मैं यहाँ पे अब समझाने वाला हूँ। जो मैंने वहाँ पे समझाया था वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मैटर क्या है,
एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे आसपास सब चीज़ों में मिलता है। मैटर एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, जगह घेरती है और उसका खुद का क्या होता है, मास होता है। ठीक है, लिखा है देखो, मैटर क्या है, एक मटेरियल जो कि हमारे आसपास सब जगह मिलता है और ये क्या है, एक बना होता है किससे, ऑक्यूपाई स्पेस करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और दूसरा क्या है, इसका खुद का मास होता है एंड हैज़ मास। ठीक है, रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, और जो भी हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फोर्स, उसके लिए ये क्या करता है, रेजिस्टेंट करता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है। अब मैं क्या किसी सॉलिड को क्या दूंगा, धक्का दूंगा किसी को, जैसे ये दीवार है, दीवार के पीछे मैं क्या दूंगा, धक्का दूंगा, इसको फोर्स करूंगा तो हिलेगी नहीं ना, तो उसको क्या है, वो अपोज कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस जो फोर्स है उसके अप्लाई, उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है मैटर। ठीक है, ये मैटर है। मैटर जो भी है, मैटर जो मैंने पढ़ा है वो क्या है, स्पेस घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस, और दूसरा क्या है, एंड हैज़ मास। ये मैटर था। मैंने ये बताया था कि मैटर क्या होता है, उसका खुद का मास होता है और वो क्या है, जगह घेरता है। फिर मैंने बताया था कि मैटर जो है किससे मिलकर के बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, वही लिखा है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं मिलके बने होते हैं किससे, पार्टिकल्स से। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत बहुत छोटे होते हैं, है ना। फिर मैंने क्या बताई थी तुमको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल बताई थी। क्या बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, जिसमें मैंने पहला क्या बताया था तुमको कि पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली क्या होते हैं, मूविंग होते हैं। क्या बताया था, पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। फिर मैंने ये भी बताया था जो पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली मूविंग क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मैंने ये भी बताया था काइनेटिक एनर्जी होती है और एक दूसरी होती है कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को समझाया था, एकदम डिटेल में अच्छे से समझाया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो रिलीज वाली एनर्जी होती है, जो छूट रही है एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, जो हमारे पास है, तो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वही लिखा है दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये क्या है, दूर होते चले जाते हैं। ठीक है, एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा ज़्यादा हिलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हिलेंगे तो ये अपने बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको भी दूर कर देंगे। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ओए पेन गिर गया हमारा। तो अपनी पार्टिकल्स के बीच में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अगर तुमने अभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो तुम ये नोट्स बना सकते हो, ये नोट्स भी सफिशिएंट है। अगर तुम ये भी पढ़ के चले जाते हो पेपर में, मोर देन इनफ है। ठीक है, ये नोट्स एकदम वेल ऑर्गेनाइज है, तुम इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, एकदम लाइन में लिखा हुआ है, एकदम टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, तुम ये भी लिख सकते हो, यहाँ से भी समझ आ जाएगा। जो मैंने समझाया था लेक्चर्स में वो सेम टू सेम यही है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस बिट होता है इनके बीच में। ठीक है, मैंने बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। मैंने फिर वाटर का एग्जांपल दिया था, वाटर और शुगर का, कि मैं जब वाटर के अंदर क्या डालूंगा, शुगर डालूंगा, कि जैसे ये वाटर है, वाटर के अंदर मैं क्या कर डालूंगा, या तो सॉल्ट डालूंगा या शुगर डालूंगा। जैसे मैंने सॉल्ट डाला, स्टिर मारने उसको मैंने चम्मच से घुमाया। ठीक है, ये रहा नमक, ये क्या है अपना सॉल्ट है। ये सॉल्ट को मैंने क्या कर डाला, इसके अंदर डाल दिया। जैसे ये डाला ये नीचे पहुंच गया, नीचे पहुंचने के बाद मैंने क्या करा, इसको स्टिर करा। स्टिर मतलब मैंने इसको चम्मच से घुमाया। चम्मच से घुमाने पे क्या हुआ, ये जो सॉल्ट थे, ये सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ पे चले गए, वाटर के बीच में जो गैप था, वाटर के बीच में जो छोटा छोटा गैप था वहाँ पे जा करके सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हो गए, बैठ गए, जिस वजह से हमको सॉल्ट जो है अब दिखना बंद हो गया। ठीक है, तो व्हेन वी मेक अ टी, जब हम चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं, या लेमनेड, लेमन मतलब नींबू पानी बनाते हैं, तो क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। बोल रहे जो पार्टिकल्स होते हैं दूसरे मैटर के जो हम डाल रहे हैं उसके अंदर, वो क्या है, दूसरे के मैटर में जाकर के बैठ जाते हैं। दूसरे के मैटर मतलब पानी के मैटर में जाके पार्टिकल्स में जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस, गेट इनटू द स्पेस दूसरे के स्पेस में जाकर के बैठ जाते हैं, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर, दूसरे के पार्टिकल्स के अंदर जाके बैठ जाते हैं जो उनके बीच में स्पेस है। ठीक है, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। इससे हमें क्या पता चलता है कि दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, ऑफ मैटर, आगे आ जाओ। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, जब हम यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये जो है, ये जब मैंने वाटर के अंदर सॉल्ट डाला, जब मैंने इसको क्या है बहुत जूम करके देखा, माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है, तो क्या पता चला मुझे,
when we dissolve salt in water the particles of salt get into the space between particles of water। बोला है जब मैं जूम करके देखूंगा तो पता चलेगा कि वाटर के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे बैठे हुए हैं क्या, सॉल्ट के पार्टिकल्स, वही लिखा हुआ है जो मैंने समझाया था। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर मैंने ये बताया था कि पार्टिकल्स के बीच जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होती है, सॉलिड में होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में होती है, और सबसे कम जो अट्रैक्शन होती है वो किस में होती है, गैस में होती है, मैंने ये बताया था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, पार्टिकल्स आर वेरी हैव स्पेस बिटवीन देम। बोला जो पार्टिकल्स होते हैं उनके में सबके में सब में अलग अलग स्पेस होता है उनके बीच में। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप, जब हम पानी को खोलते हैं क्या करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे पानी बह रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, रोकने की कोशिश करता है, ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये कट जाए, लेकिन वो कटता नहीं है। ठीक है, ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद अवर फिंगर, कैन वी डू दिस, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं। नो, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर, क्योंकि जो वाटर की स्ट्रीम है, जो उसकी लाइन जा रही है, जो धार जा रही है, वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रखी है। ठीक है, एक दूसरे से साथ चल रही है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वाटर के वो क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं। बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वो किसकी वजह से है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस वजह से वो क्या है, एक दूसरे के साथ में है, वो टूट नहीं पा रहे। बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, जो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, अलग नहीं हो पा रहे। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड्स। बोल रहा है जो स्पेस और काइनेटिक एनर्जी है, मैंने बताया था वहां पे कि स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी जो होती है किस में ज़्यादा होती है, स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज़्यादा स्पेस और काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, गैस में होती है। फिर इंटरमीडिएट होती है लिक्विड में, और सबसे कम एनर्जी, सबसे कम स्पेस किस में होता है, सॉलिड में होता है। ये मैंने लिखवाया था कि मिनिमम होती है सॉलिड के अंदर, इंटरमीडिएट होती है लिक्विड के अंदर, सॉरी, और गैस में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम। ये लिखा है यहाँ पे देखो, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड। मिनिमम होती है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, और इंटरमीडिएट होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और मैक्सिमम होती है गैसेस के अंदर, है ना। अगर तुम्हें ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो जा करके लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को देखो, जब जाके तुम्हें ये लेक्चर समझ में आने लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर मैंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आ जाओ, यही बता देते चलो, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अटैच होने की क्षमता, है ना। सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किस में होती है, अट्रैक्शन किस में होती है, सॉलिड में होती है। फिर उससे थोड़ी कम लिक्विड में, और सबसे कम अटैचमेंट होने की क्षमता किस में होती है, गैस में। गैस के पार्टिकल्स एकदम दूर दूर रहते हैं अपने मनमौजी। ठीक, तो मैंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर क्या बताया था मैंने, गैस में। सबसे कम गैस में होता है, ये यहाँ पे लिखा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल्स के बीच में, वो सबसे ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है किसके अंदर, सॉलिड में, और इंटरमीडिएट होती है लिक्विड्स में, और सबसे कम होती है, वीकेस्ट होती है किसमें, गैसेस के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट। फिर यहाँ पे हमको सॉलिड और लिक्विड और गैस के क्या दे रखे हैं, हमको स्ट्रक्चर्स बना के दे रखे हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। अब मूवमेंट बता रखा है, मूवमेंट मतलब हिलने डुलने की क्षमता या काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वही वाला इसमें आगे मूवमेंट। तो मिनिमम इन सॉलिड, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी जिसमें होगी उसमें मूवमेंट भी नहीं होगा। जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मतलब एनर्जी यूज ही नहीं कर पा रहा, तो हिलेगा कैसे, तो हिल नहीं पा रहा। सबसे कम किस में होगा, मिनिमम होता है किस में, सॉलिड में। सॉलिड बिल्कुल नहीं हिल पाता, तो मिनिमम सबसे कम इसमें। ये बिल्कुल नहीं हिल पाएंगे, देखो सारे अटैच है एकदम, तो मिनिमम होगी इसमें। फिर इंटरमीडिएट होगी इसके अंदर, इंटरमीडिएट, और सबसे ज़्यादा किस में होगी, मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम होगी मूवमेंट की क्षमता, है ना। सबसे ज़्यादा हिलने डुलने की क्षमता किस में होगी, गैसेस में होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का एकदम दूर दूर है। देखो इसमें कितना सारा गैप है, ये सारा गैप है, इसमें गैप थोड़ा थोड़ा है लेकिन है, तो इसमें भी मूवमेंट हो सकती है। पानी देखा होगा मूव करता है ना। ऐसी गैस ए बी सी शो मैग्नीफाइड सिस्टमेटिक पार्टिकल्स ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। बोल रहा है ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया एकदम मैग्नीफाइड है, मतलब मैंने माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा है, जब देख रहे हमको ये स्ट्रक्चर्स दिख रही है, वैसे हमको नॉर्मल आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर नीचे दिखा रखा है, सॉलिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फिर लिक्विड का ऐसा, और गैस का ऐसा। ठीक है, ये क्या अरेंजमेंट है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की, यही क्या है, हमारे थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आ जाओ आगे। फिर मैंने बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर मैंने ये बोला था कि बॉडी के अंदर भी हमारे क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है। जैसे सॉलिड क्या, हमारे टीथ और बोन,
फिर हमारी बॉडी में लिक्विड पार्ट क्या है हमारा, ब्लड। ब्लड क्या है हमारा, लिक्विड पार्ट है। ऐसे ही हम ये जो यूरिन करते हैं वो भी क्या है, लिक्विड पार्ट है, ठीक है। और गैस जो हम रेस्पिरेशन लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या है, वो हमारा गैस वाला पार्ट है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमने तीनों को डिस्टिंग्विश कर दिया किसमें, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में। बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड और ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर लिक्विड्स, और एयर जो हमारी बॉडी लंग्स के अंदर है वो क्या है, गैसियस। ठीक, आगे आ जाते हैं। फिर हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहला मैंने बताया था सॉलिड के बारे में कि सॉलिड जो है उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम रहेगी, और जितनी शेप है, जिस शेप का है वही शेप रहेगी। तो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। फिर मैंने बताया था ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हम, इनको एकदम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये क्या है, सॉलिड है, इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसा है एकदम वही शेप रहेगी, वही वॉल्यूम रहेगी, और क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या है, एकदम रिजिड है, इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या है, रिजिड है और इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब जितनी बाउंड्री है उतनी ही बाउंड्री रहेगी। अभी बाउंड्रीज ये है तो बाउंड्रीज अभी भी यही रहेंगी, बाद में चेंज नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट मतलब जैसी हैं वैसी रहेगी, ठीक है। सम एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स, मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे सॉलिड के अंदर, एक्सेप्शंस बताए थे कि रबर बैंड क्या अपना सॉलिड है। फिर मैंने बताया था शुगर, और जो शुगर और सॉल्ट होता है वो भी क्या अपना सॉलिड है, उसके क्रिस्टल्स जब हम देखेंगे तो वो भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बस वो जब बहुत सारे एक साथ डालते हैं हम किसी कंटेनर में तो उसकी शेप ले लेते हैं, ठीक है। रबर बैंड सॉलिड होता है, ठीक। फिर मैंने बताया था क्या है, एक्सेसिव फोर्सेस अप्लाइड इन बिग शेप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस। यहाँ से देखो, यह वाला पॉइंट पढ़ लेने तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने वो जो पढ़ाया था पिछले लेक्चर में वही है कि रबर बैंड को जब रबर बैंड जो है हमारा सॉलिड होता है, जब हम उसको फोर्स देते हैं तो वो खिंच जाता है, और जब हम उसको फोर्स छोड़ते हैं तो वो अपनी शेप में वापस आ जाता है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। द सॉलिड हैव फिक्स रिजिड शेप होती है सॉलिड्स की। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की सॉलिड के अंदर वो क्या होती है, बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब हिलने डुलने की क्षमता। अब वो इसके पार्टिकल्स एकदम अटैच होते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी, वही लिखा है, वेरी लेस। एंड देयरफॉर इसी वजह से क्या है, सॉलिड्स की क्या होती है, फिक्स्ड शेप और रिजिड शेप होती है। बोल रहा है कि जो सॉलिड होते हैं उनकी रिजिड शेप क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। और बिल्कुल क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसी वजह से क्या उनकी शेप कैसी होती है, फिक्स्ड होती है और रिजिड शेप होती है, ठीक है। वी कैन कंप्रेस स्पंज, जो हमारा स्पंज होता है, स्पंज मैंने वहाँ पे बताया था लेक्चर नंबर 3 में, जिससे कपड़े बर्तन धोए जाते हैं, वो एक फोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको हम कंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन वो भी क्या एक सॉलिड है, बस उसके अंदर क्या है, एयर बबल्स बने हुए होते हैं, जिस वजह से वो क्या है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। वी compress sponge as its pore are filled with air but it is solid, लेकिन वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है। सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जो सॉल्ट और शुगर होता है उसकी क्या है शेप, शुगर और सॉल्ट क्या है, जिस कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ले लेता है, लेकिन उसके क्रिस्टल्स जो है क्या है, सॉलिड है, ठीक है। कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड बट शेप ऑफ देयर क्रिस्टल्स, क्रिस्टल मतलब जो उसका एक पार्टिकल जो छोटा सा उसको देखेंगे एक उठा करके तो वो क्या है, उसका क्रिस्टल जो है सॉलिड होता है। क्रिस्टल डू नॉट चेंज, जो उसकी क्रिस्टल्स की शेप होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे चीनी की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है ना एकदम, चीनी की, शुगर की, है ना। और जो सॉल्ट होते हैं उसकी शेप ऐसी होती है, छोटे छोटे से, है ना। तो इनकी शेप जो है चेंज नहीं हो रही, डो नॉट चेंज, सो दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड। तो क्रिस्टल जो सॉलिड और शुगर और सॉल्ट है वो भी क्या अपने सॉलिड है, ठीक है। फिर हमने लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिक्विड्स क्या होते हैं, उनके पास अब फ्लूइडिटी होती है, वो रिजिड नहीं होते, ये कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं। नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप ये ले लेते हैं। और बाउंड्रीज भी नहीं होती। एंड बाउंड्रीज, इनकी कोई बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती है, मतलब जिस कंटेनर में डालोगे उसी की बाउंड्री ले लेंगे। अब जैसे मैंने इस कंटेनर में डाला तो इसी की बाउंड्री ले लेंगे, ऐसी बाउंड्री हो जाएगी। और इस कंटेनर में डाला ऐसे तो इसकी बाउंड्री ले लेंगे, है कि नहीं है। तो इनकी कोई फिक्स शेप और बाउंड्री नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द वेजल, ठीक है। हैव डेफिनेट वॉल्यूम, जो लेकिन इनकी क्या होती है, शेप फिक्स नहीं होती ना बाउंड्री फिक्स होती, लेकिन वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब जितनी वॉल्यूम मैंने जितना ml इसमें डाला, जैसे 20 ml मैंने इसमें डाला, तो जब मैं इसमें डालूंगा तो वो भी इसमें कितना हो जाएगा, 20 ml ही होगा, ये नहीं कि चेंज होकर के कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इसकी क्या होती है, फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इनके अंदर जो है इंटरमीडिएट होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम सेम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, इसी की वजह से क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है इनकी वो सेम रहती है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड्स कीप इट्स वॉल्यूम सेम। लिक्विड्स आर सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम। एक लिक्विड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन शेप क्या है, फिक्स नहीं होती। शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है, ठीक है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। बोला जिस कंटेनर में डालूंगा मैं उसी की शेप ये ले लेते हैं कौन, लिक्विड्स, ठीक है। द गैसेज कार ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। क्या बोल रहा है ये, देखो क्या कह रहा है। दो गैसेज हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एटमोस्फेयर से डिफ्यूज होकर के किस में आ जाती हैं, वाटर के अंदर आ जाती हैं। ड्यू टू दीज गैसेज एक्वेटिक प्लांट्स एंड आर एबल टू सर्वाइव। ये वाला पॉइंट मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, मैंने बताया भी नहीं है ये, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। आ जाओ, वेट अ सेकेंड, कहाँ है हम यहाँ है ना। तो मैंने इसमें क्या बोल रहा है, जैसे ये एटमॉस्फेयर है, ये अपना एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे आसपास ये इतनी सारी क्या एयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और इस एटमॉस्फेयर के पास यही क्या है, नदी है, ये नदी है, रिवर है, ये रिवर है, ठीक, रिवर है। और रिवर के अंदर क्या है, वाटर है, और इसके अंदर क्या है, मछलियाँ रह रही हैं, ठीक है, ऐसे ये मछलियाँ रह रही हैं, ठीक है, फिशेस, फिशेस, ठीक है। अब वो बोला जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जब भी तो हम जिंदा रह पा रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब जो हम एटमॉस्फेयर से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पर तुमसे पढ़ा होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने ऑक्सीजन ली और छोड़ी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही क्या है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाती है, वाटर के अंदर चली जाती है, वाटर के, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाती है, वाटर के अंदर चली जाती है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। भैया ये डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। क्या भैया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। भैया ये कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, वेरी हाई, वेरी हाई, क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। हमारे आसपास देखो कितनी सारी ऑक्सीजन है, जितने मन चाहे उतनी ले लो, कम नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हम छोड़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी ऑक्सीजन लेोगे उतनी को छोड़ोगे भी, तो है कि नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास में, ठीक है। तो हमारे आसपास में क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या है, एक रूल है, एक लॉ होता है, जिसके कारण क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। जैसे मेरे शरीर में अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली अगर मैं चाहूँगा भी नहीं ना, जब भी मैं सांस अंदर ले ही लूँगा अपने आप। अब मुझे, हम जैसे नॉर्मल बातचीत करते तो हम ध्यान रखते हैं कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। जब हमारे शरीर को ज़रूरत होती है वो अपने आप अंदर सांस आ जाती है। तो मतलब बाहर सांस ज़्यादा थी, वो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा थी और अंदर ऑक्सीजन कम थी। मेरे शरीर ने अंदर ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ले ली, क्योंकि अंदर कम थी, बाहर ज़्यादा थी, अंदर आ गई। अंदर क्यों आ गई, क्यों, अंदर कम थी, इसलिए वो अंदर आ गई, ठीक है। इस मेथड को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। कि जहाँ पे ज़्यादा था सब्सटेंस या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से यहाँ पे कम था, यहाँ कम था, तो ये यहाँ से घूम करके इसमें आ गया, यहाँ आ गया, कि भैया यहाँ पे कम है तो इसको दे दो। इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। कि किसी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आना, इस मेथड को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में भी समझाऊंगा दोबारा, ठीक है। तो आ जाओ इधर। अब देखो क्या कह रहा है, जो गैसेज होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो एटमॉस्फेयर में होती है, ये क्या करती है, डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। ये डिफ्यूज करती है, डिफ्यूज मतलब एटमॉस्फेयर से हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर के अंदर चली जाती है, और वाटर के अंदर जाकर के इसको, जो वाटर के अंदर प्लांट्स हैं,
जो वाटर के अंदर भी प्लांट्स हैं, देखे होंगे, जो मूवी के अंदर देखा होगा कि वाटर के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं। तो वाटर के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको भी क्या है, लीव रहने, जिंदा रहने के लिए हेल्प करती है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो अंदर फिशेज हैं उनको भी रहने के लिए हेल्प करती है क्या, ऑक्सीजन। अब जैसे हम हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे जो पानी के अंदर है उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो वो किसके थ्रू करते हैं, इसके थ्रू करते हैं, डिफ्यूज के थ्रू करते हैं। ठीक है, डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर, वो वाटर के अंदर जाकर के क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो डिफ्यूज हो रखे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो कौन ले लेते हैं, फिशेज और प्लांट्स ले लेते हैं, एनिमल्स ले लेते हैं। ड्यू टू दीज एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू, सो वेट अ सेकेंड, आर एबल टू सर्वाइव, इसी की वजह से क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड्स, बोला सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होती है, लिक्विड में होती है, दैन सॉलिड्स, ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड। बोला सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होती है, लिक्विड में होती है। डिफ्यूजन मतलब जो हायर कंसंट्रेशन लिक्विड्स में ज़्यादा दिखती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, दैन इन सॉलिड ड्यू टू फ्री स्पेस मूवमेंट सॉलिड में। और सॉलिड्स में क्या होती है, डिफ्यूजन कम होती है। ठीक है, डिफ्यूजन अब देखो लिक्विड सॉलिड्स में होगी ही नहीं, क्योंकि वो क्या होते हैं उनके अंदर जब स्पेस ही नहीं है, तो डिफ्यूजन कहाँ से होगी, डिफ्यूजन तो जब होगी ना जब स्पेस होगी। तो चलो भैया यहाँ पे बैठ जाते हैं जाकर के, यहाँ पे इसकी कमी है, यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, तो वहाँ पे जाकर के बैठेगा कैसे डिफ्यूजन करके वो। ठीक है, तो सॉलिड्स में इसलिए डिफ्यूजन नहीं होती है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन होती है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। ठीक है, गैसेस स्टेट पे आ जाओ। गैसेस स्टेट क्या है, इनके पास फ्लूइडिटी होती है, और फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है, कंप्रेसिबल होते हैं ज़्यादा, ये कंप्रेसिबल थोड़े कम होते हैं, ये कंप्रेसिबल ज़्यादा होते हैं। लिक्विड थोड़े कम कंप्रेसिबल होते हैं, और गैसेज जो होती है ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, हाई कंप्रेसिबल। इनकी डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, जैसे इनकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है, सॉरी। ठीक है, इनकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है, ये एटमॉस्फेयर में एकदम फ्री घूम रही है। जहाँ अगर मैं किसी कंटेनर में डाल भी लूँगा तो उसकी बाउंड्री ले लेंगी, उसके सरफेस पे, उसकी बाउंड्रीज पे क्या करेंगी, फोर्स अप्लाई करेंगी। हैव नो डेफिनेट शेप, कहाँ आ गए मेरे, हैव नो डेफिनेट शेप, और कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, और कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। जैसे लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है कम से कम, भले ही डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम होती है। लेकिन यहाँ पे ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, आगे, द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव, जो गैस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन जहाँ मन करता है वहाँ घूमते हैं, क्योंकि उनके पास कोई वो किसी कंटेनर में नहीं रखे ना, किसी वो उनके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा हुआ कि भाई तू मेरे संग तो तू मेरे संग, वो एकदम आज़ाद है, वो कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, हैंस गैसेज कैन फ्लो, इसी वजह से क्या है, गैस क्या है, फ्लो कर सकती है। गैसेज आर सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम। बोला एक गैस ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, और वो जिस कंटेनर में डालोगे उसी की पूरी जो भी जगह है उस सारी को घेर लेगी। ठीक है, ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल वॉल्यूम अवेलेबल टू देम, जितनी जितने जिस कंटेनर में डालोगे, जिस जगह पे डालोगे उस गैस को, कोई सी भी गैस है, या जैसे हमारे आसपास कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। अब ये सारे में फैली हुई है ना जितनी भी जगह है, क्योंकि उसके बाद जितना इसको एरिया दोगे उतने में सारे में फैल जाएगी। ठीक है, वही लिखा है ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम, जितनी इसके पास वॉल्यूम होगी उसमें सब में ये फैल जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं भी फैल सकती है, बहुत ज़्यादा फैलने वाली है। ठीक है, आगे आ जाओ। प्रेशर ऑफ गैस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स, जो है अगर मैं किसी गैस को डालता हूँ किसी कंटेनर में, जैसे सिलेंडर में कौन सी गैस आती है, मीथेन गैस आती है। कौन सी आती है, मीथेन गैस आती है, ये मीथेन गैस आती है इसके अंदर। कौन सी गैस, मीथेन गैस, जिससे हम खाना पकाते हैं, है ना, मीथेन गैस, मीथेन गैस। ठीक है, जिस वजह से हम क्या है, खाना पका पाते हैं। अब ये गैस को है इसके अंदर है, अब ये गैस क्या करेगी, इसके जो बाउंड्रीज हैं, जो इसकी सरफेस है, इसके ऊपर इसकी वॉल्स हैं, ये जो लाइन है, ये वॉल है, दीवार है, इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स देगी, इसको धक्का देने की कोशिश करेगी, इसको क्या करेगी, धक्का देने की कोशिश करेगी, इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, वही लिखा हुआ है जो है, प्रेशर ऑफ गैस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल। बोला इसी की वजह से क्या, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल बाय इरेगुलर मूविंग ऑफ गैस पार्टिकल्स। वो बोल रहा है जो गैस के पार्टिकल्स वो इरेगुलरली बहुत तेज से, पता है गैस के पार्टिकल्स में गैप ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ज़्यादा ही होगी, तो वो क्या है उनके अंदर, गैस के अंदर पार्टिकल्स की जो क्या है,
काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो क्या है एक दूसरे की वॉल्स पे, सिलेंडर की वॉल्स पे क्या है फोर्स लगा रहे हैं, और उस वजह से क्या है सिलेंडर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, वेजल बाय इरेगुलर मूविंग ऑफ गैस पार्टिकल्स। फिर हमने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इससे पहले फिर मैंने ये सॉलिड लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने के बाद मैंने एक यहाँ पे तुमको क्या दिया था, एक टेबल बना के दे दिया था कि इसमें तुम इस टेबल से पूरा सॉलिड लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को इजीली याद कर सकते हो। 5 प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको याद कर ले तो मतलब तुम्हारे बल्ले बल्ले। ठीक है, क्वेश्चन आ भी जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टीज़ लिख के आ जाना तो तुम क्वेश्चन ईजिली कर लोगे, है ना। आगे आ जाओ, फिर मैंने पढ़ा था इस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था कि इसमें हमने पढ़ा था कि वाटर जो है तीनों स्टेट में मिलता है, वाटर जो है तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड लिक्विड और गैस में। ठीक है, सॉलिड में मिलेगा तो आइस बना हुआ मिलेगा, लिक्विड मिलेगा तो वाटर बोलेंगे, और अगर गैस में मिलेगा तो वो क्या है इवोपरेट हो जाएगा, वाटर के वेपर्स बन जाएंगे। वेपर मतलब गैस की फॉर्म में है। ठीक है, और जब हम आइस को मैं हीट करते हैं टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या हो जाती है मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके क्या करती है, मेल्ट होके क्या करती है वाटर बन जाती है। और वाटर को जब मैं फर्दर हीट करता हूँ टेम्परेचर देता हूँ क्या हो जाता है वो बॉयल हो जाता है, और बॉयल होके क्या बना लेता है वाटर के वेपर बना लेता है, वेपर मतलब गैस बना लेता है। ठीक है, तो मतलब मैं हीट या टेम्परेचर दे करके हीट बोलूँ या टेम्परेचर बोलूँ तो बात एक ही है। ठीक है, टेम्परेचर देके मैं क्या कर सकता हूँ उसकी स्टेट और फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता हूँ। फिजिकल स्टेट मतलब पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हो गया, अब क्या हो गया गैस हो गया। इसकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल मतलब दिखने की बनावट जो थी उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, फिजिकल स्टेट को मैं क्या कर सकता हूँ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज, उनको 2 तरीकों से चेंज किया जा सकता है। पहले बाय टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर के थ्रू, या दूसरा किसके थ्रू बाय प्रेशर, प्रेशर के थ्रू, प्रेशर के द्वारा टेम्परेचर परेचर। ठीक है, या तो टेम्परेचर के थ्रू चेंज कर सकता हूँ या प्रेशर के थ्रू मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर मैंने पढ़ाया था कि टेम्परेचर के थ्रू अगर चेंज करेंगे तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट आएगा तुम्हारा, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ सकता है और आएगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और सब्लिमेशन आएगा। फिर मैंने ये पढ़ाया था तुम्हें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस या ऐसा सब्सटेंस जिसको ऐसा लिक्विड सॉरी ऐसा सॉलिड जिसको हमको मेल्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए उसको क्या कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे कि सॉलिड है, a solid substance at which it melts into liquid called as melting point, the temperature at which solid melt। ठीक है, जैसे ये सॉलिड है, अब इसको मेल्ट करने के लिए, इसको पिघलाने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए इसको सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, उस टेम्परेचर को क्या कहूँगा मैं मेल्टिंग पॉइंट कहूँगा। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है मेल्ट होके क्या बन जाए लिक्विड बन जाए, उसको क्या बोलेंगे अपना मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास जो प्रेशर लगा हुआ, हमारे पर जो प्रेशर लग रहा है वो उसी प्रेशर पे अगर मैं हीट करूँ तो कितना लगे, तो उसको क्या कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। मतलब वेट अ सेकेंड यार, मैं एक तो पहले इस पंखे की हवा आवाज़ को कम करूँ, मेरे को आवाज़ आ रही है इसकी। हाँ देखो, हाँ टेम्परेचर जितना चाहिए मुझे सॉलिड को लिक्विड बनाने में, एक तो ये बोला, फिर उन्होंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, अब जो हम रह रहे हैं ना, जैसे ये मैं हूँ या तुम हो, पिंकू टिंकी दीदी, ठीक है हमारी दीदी हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर जो है ये तो पढ़ा के आए होगे तुम यार, 9th है तो कैसे बताएं हम, ये क्या है हमारे ऊपर क्या है एयर का दबाव है, एयर यहाँ बहुत हमारे सर के ऊपर क्या है बहुत सारी एयर है, तो इस एयर का हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हम नीचे की तरफ ही हैं, अगर ये एयर ना हो तो हम क्या हो जाएं हवा में उड़ जाएं, ग्रेविटी जिसे कहते हैं, है ना। तो ये क्या है इसको क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही मुझे मेल्ट करना है किसी सॉलिड को लिक्विड में। ठीक है, तो उसको बोल रहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो मेरे को क्या चाहिए कितना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जिसमें हम रह रहे हैं उसी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, फिर मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस।
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन वाला भी मत याद रखना, मैं बाद में बताऊंगा। मैंने बताया था टेम्परेचर को किस में नापते हैं, टेम्परेचर को किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में, ये भी बताया था है ना, ये याद रखना, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में नापते हैं किसको, टेम्परेचर को। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज, मैंने ये भी बताया था, जब आइस जो है मेल्ट हो रही होती है क्या है, जब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो होता क्यों है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कर रही होती है उस टाइम पे, एक्ट कर रही होती है, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, सॉलिड्स के बीच में, उसको तोड़ रही होती है, जिस वजह से टेम्परेचर जो है राइज नहीं कर रहा होता है। सारी एनर्जी जो हो रही होती है, जहाँ सारी हीट जो होती है वो उस टाइम पे उसमें लग रही होती है, उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में, ठीक है। तो जब मेल्टिंग होती है आइस की, डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली, बोला हीट हम दे ही जा रहे हैं लेकिन जब भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज अप टू, क्या कर रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को क्यों यूज किया जाता है वहाँ पे, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स में। ये मैंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर पार्टिकल्स इज मच, फिर मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर पार्टिकल्स के जो है एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी सॉलिड पार्टिकल्स, है ना, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वाटर के पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो गए तो वो नए नए हैं, और यहाँ पे क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो टूट रहे हैं, तो इनके पास तो एनर्जी होगी नहीं, ये टूट रहे भैया, ठीक है, एनर्जी किसके पास होगी, लिक्विड के पार्टिकल्स के पास होगी जो नए नए बन रहे हैं इस टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो बेसिकली वो यहाँ लिखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी आइस पार्टिकल्स, ठीक है। फिर यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझा रखा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि 1 किलोग्राम सॉलिड को मेल्ट करने में कितना टेम्परेचर लगेगा, उसको क्या कहते हैं, अपना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में कितना टेम्परेचर लगेगा, उसको क्या कह देंगे अपना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह देंगे। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जिससे इस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं उसी में हमको ये काम करना है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसे कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट, आ जाओ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमको लिक्विड को कन्वर्ट करना हो गैस में, वाटर वेपर्स में, लिक्विड को कन्वर्ट करना हो गैस में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, अपना बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। द टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बोला टेम्परेचर जो है, कितना टेम्परेचर चाहिए लिक्विड को बॉईल करने में, जिससे क्या है, वेपर्स बन जाए मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हमारे आसपास में ये खाम हो जाना चाहिए, ठीक है, उस टेम्परेचर को बताना है। जो टेम्परेचर होगा जिसपे वो लिक्विड से वेपर्स बन जाएगा, गैस बन जाएगा, उसको क्या कह देंगे, अपना बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे, जिस टेम्परेचर पे वो बन रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, बॉयल वाटर जो है किस पे, कितने कितने डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है वाटर, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर कितने टेम्परेचर पर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही मिलता है वाटर क्या है, बॉईल होने स्टार्ट हो जाता है, उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, गैस के पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे भी मैंने बताया था, जब लिक्विड से गैस बन रहा होता है, ठीक है, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है, उस टाइम पे जब लिक्विड से गैस के पार्टिकल्स बन रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या, टेम्परेचर राइज नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, क्योंकि सारा का सारा टेम्परेचर जो है, सारी की सारी जो हीट है, जो सारी की सारी एनर्जी है, वो कहाँ लग रही है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स को तोड़ने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग रही है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट, फिर यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझा रखा है कि जो, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए कितनी टेम्परेचर चाहिए लिक्विड बनाने में, उसको क्या कहते थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते थे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस बनाने में कितनी हीट चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, उसको क्या कह देंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह देंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ड्यूरिंग बॉइलिंग, फिर यहाँ पे ये तो यहाँ तक की डेफिनेशन ही है अपनी। फिर यहाँ से आगे बता रहा है कि जब बॉइलिंग होती है, किसी बॉइलिंग होता है तब टेम्परेचर जो होता है वाटर का वो है राइज नहीं होता है, वो बढ़ता नहीं है। क्यों? दो हीट इज बीइंग सप्लाइड, लेकिन हीट जो है कंटिन्यूसली हम दे रहे हैं, हीट जो है आग लगा रखी है हमने नीचे, लेकिन टेम्परेचर जब भी नहीं बढ़ रहा, सप्लाइड कंटिन्यूसली एज दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड अप टू ओवरकम। सारी की सारी हीट जो है उस टाइम पे कौन यूज कर रहा होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज कर रहा होता है। किस लिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, बीच में के किसके? लिक्विड्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए सारी हीट यूज हो रही होती है। इस वजह से क्या होता है? टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। टेम्परेचर कब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा? जब सारे के सारे पार्टिकल्स जो है लिक्विड से किस में चले जाएंगे? गैस में चले जाएंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। ठीक है। ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। किस में हो रहा है सारा एनर्जी यूज? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में लगा हुआ है, किसके? पार्टिकल्स के बीच का, वाटर के। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है, अब यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट। अब 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, तो लिक्विड से किस में जाएंगे? सारे के सारे पार्टिकल्स गैस में जाएंगे। तो लिक्विड तो यहाँ पे टूट रहा है, लिक्विड के पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे टूट रहे हैं। कौन बन रहा है यहाँ पे नया नया? कौन नया नया बन रहा है? गैस बन रहा है। तो एनर्जी किसके पास होगी ज़्यादा? गैस के पार्टिकल्स के पास होगी। गैस के पास पार्टिकल्स के पास एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एनर्जी 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 सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? गैस के पार्टिकल्स के पास होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि उस टाइम पे गैस के पार्टिकल्स भी जो होते हैं नए नए बन रहे होते हैं। ठीक है। एनर्जी ऑफ वाटर वेपर्स इज मच मोर देन एनर्जी ऑफ वाटर। जो वाला एनर्जी के वाटर वेपर्स की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी वाटर के पार्टिकल्स। ठीक है। वाटर की एनर्जी कम होती है 100 डिग्री सेल्सियस में। वी कैन चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बोल रहा है हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा या कम करके। मैंने ये भी कर बताया था कि सॉलिड को अगर लिक्विड में करना है तो हीट दे दो, उसको गर्म कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। ऐसे लिक्विड को और टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे तो वो गैस में आ जाएगा। अगर इसी का उल्टा करना है, उसको गैस से लिक्विड में लाना है तो कूलिंग कर दो। कूलिंग क्या? कूलिंग कर दो। कूलिंग कर तो तुम अपने पीछे वाली स्टेट में आ जाओगे। 25 डिग्री वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट क्या होती है? लिक्विड होती है। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है? आइस बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है बॉयल हो जाता है, स्टीम हो जाता है। स्टीम मतलब गैस के पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस में वो लिक्विड स्टेट पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखना। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर हमने पढ़ा था सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन क्या है? विदाउट लिक्विड स्टेट में जाकर जाए, बिना लिक्विड स्टेट में जाए, हम क्या कर रहे थे? अगर मुझे सॉलिड से गैस में जाना है तो पहले मैं सॉलिड से लिक्विड में जाता, फिर लिक्विड से गैस में जाता। अब वो बोल रहा हूँ कि मेरे को लिक्विड में नहीं जाना, मेरे को सीधा सॉलिड से गैस में जाना है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? अपना सब्लिमेशन कहते हैं, कि सॉलिड से हम सीधा गैस में चले जाएं, उसको क्या कह देंगे? सब्लिमेशन। हमने इसमें एग्जांपल पढ़ा था कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर, जिसमें हम क्या करते हैं? कपूर को जब हम आग लगाते हैं, कैसी होती है कपूर? ऐसी होती है ना, ऐसे बीच में ऐसे टाइप की होती है ना कपूर। ठीक है। जब हम इसको आग लगाते हैं, ऐसे आग लगाते हैं, जब हम इसको जलाते हैं पूजा करने के लिए, तो क्या है? ये सीधा किस में चली जाती है? कन्वर्ट हो जाती है किस में? गैस में। ठीक है। देखा है इसको लिक्विड में? देखा तुमने कभी? नहीं ना। ये ठीक डायरेक्ट क्या करती है? गैस सॉलिड से किस में चली जाती है? गैस के पार्टिकल्स में चली जाती है। ठीक है। ऐसे इसको क्या कहते हैं? हम सब्लिमेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है? सॉलिड मैटर जो है कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट इसमें, गैस में। सब्लिमेशन क्या है? देख लो अब इधर। चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। सॉलिड जो है डायरेक्ट किसमें चला जाए? वेपर्स में चले जाए, गैस के पार्टिकल्स में चले जाए। ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ऐसी जब गैस को, जैसे मेरे को गैस को किस में लाना है? सॉलिड में लाना है, बिना लिक्विड में जाए, इसको भी क्या कह देंगे? सब्लिमेशन कह देंगे। ठीक है। या गैस से मुझे सॉलिड में आना तो उसको भी क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। या इसको कहते हैं कंडेंसेशन भी कह देते हैं इसी को। ठीक है। ये बाद में आएगा नीचे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको जब समझेंगे। ठीक है। on passing through intervening liquid without passing through the intervening liquid state। बिना लिक्विड स्टेट में जाए हमको ऐसा करना हो तो इसको क्या कहते हैं? हम सब्लिमेशन कहते हैं। कहाँ गया? इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल मैंने इसमें बताया था कैम्फर। कैम्फर माने कपूर। और क्या बताया था? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल है। इसका फॉर्मूला क्या है? याद रखना, NH4Cl। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन आ जाए अमोनियम क्लोराइड
क्या है, सब्लिमेशन करता है, क्या करता है, तो क्या कहेंगे, सब्लिमेशन करता है। सब्लिमेशन जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देगा, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या कर रखा है इन्होंने, एक एक बीकर लिया, ये बीकर में क्या करा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड डाला, ठीक है। और जब मैंने इसको हीट करा, जब हमने इसको हीट करा तो क्या है, इसके गैस के पार्टिकल्स बन गए, डायरेक्ट हीट करते, लिक्विड में नहीं हुआ, ये डायरेक्ट गैस के पार्टिकल्स बन गए, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, सब्लिमेशन करता है। आगे आ जाओ। तो हमने जो लेक्चर 1 से लेकर के 4 तक कितना भी था, उस सब का क्या कर लिया है, रिवीजन कर लिया। आई होप तुमको रिवीजन समझ में आया होगा। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 में जितना भी पढ़ा उस सबका रिवीजन कर लिया, जिसमें हमने मैटर पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, पार्टिकल्स पढ़े, और फिर क्या पढ़ा, टेम्परेचर से चेंज कैसे कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को, ये पढ़ा, सब्लिमेशन पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन पढ़ा। ये सारा हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में एकदम रिवीजन करके पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 3 में करा था, उसके ऊपर क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर 1 और 2 के क्वेश्चंस मैंने लेक्चर नंबर 2 और 3 में करवाए हैं, उसको देख लेना, ठीक है। आ जाओ। बोला व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, तो आंसर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। आगे आ जाओ। वाई इज हीट एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड, बोला हीट एनर्जी क्यों चाहिए होती है सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, बताओ। वाई इज हीट एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड, एनर्जी क्यों चाहिए होती है सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज, लिखेंगे बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स, इसको बिटवीन को पूरा लिख लो, ये तो बोलोगे भैया ये क्या लिख दिया, बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इज वेरी हाई। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड्स के अंदर वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी हाई इन सॉलिड, इन सॉलिड। तो इसको क्या करना, ब्रेक करने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या चाहिए होती है हमको, हीट एनर्जी चाहिए होती है। सो देयरफॉर, देयरफॉर हीट एनर्जी, हीट एनर्जी is required, required to overcome, overcome force of attraction, इसको लिख लेना है ना, क्या लिखा है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी हाई, क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो उसको कम करने के लिए, लिक्विड में लाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कम होगी, हमको उसको क्या देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, जब जाके वो क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो इसी वजह से, सो देयरफॉर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए हमको क्या चाहिए होती है, हीट एनर्जी चाहिए होती है। बोला व्हाट इज सब्लिमेशन, और दो सब्सटेंस बताओ जो सब्लिमेशन करते हो। सब्लिमेशन क्या है, अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच चेंजेस इनटू, चेंजेस इनटू, विच चेंजेस सॉलिड टू सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, या तो वो सॉलिड से गैस में जा रहा हो या गैस से सॉलिड में जा रहा हो, गैस टू सॉलिड, विदाउट, विदाउट इन्वेंटिंग, इन्वेटिंग, क्या था वो, इन्वेटिंग है क्या था, देख लो, मैं खुद ही, मेरे को भी नहीं याद, यहाँ पे ना इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग, क्या है इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में जाए, बिना लिक्विड स्टेट में जाए, सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या जाएगा अपना, कैम्फर, कपूर, और दूसरा एंड वही अमोनियम क्लोराइड, हाँ अमोनियम क्लोराइड, स्पेलिंग पीछे देख लेना दोबारा, AMMONIUM, ठीक है। आ जाओ। वाई डज स्टीम कॉज मोर सीवियर बर्न देन द बॉइलिंग वाटर,
बोला जो स्टीम होती है, जो वाटर के वेपर्स होते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा चोट लगती है एज कम्पेयर टू दी बॉइल्ड वाटर के। क्यों ऐसा? क्योंकि क्या बताया था मैंने, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होती है, वेपर्स की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी वाटर पार्टिकल्स, वाटर लिक्विड पार्टिकल्स, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज at 100 डिग्री सेल्सियस, because at 100 डिग्री सेल्सियस energy of vapors is are very high as compared to water, as compared to the liquid water। ठीक है, क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर्स की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी लिक्विड वाटर्स। ठीक है, इसी वजह से क्या है, हमको स्टीम से ज़्यादा चोट लगती है, ज़्यादा हमको क्या होता है, उससे दर्द होता है, सीवियर बर्न्स आ जाते हैं। सीवियर बर्न्स मतलब ज़्यादा जल जाता है एज कम्पेयर टू दी बॉइलिंग वाटर से उससे कम जलता है। ठीक है, अगर हम उबला हुआ पानी या स्टीम को देखा जाए तो उसमें स्टीम से ज़्यादा जला जाएगा, उससे कम चला जाएगा। अजर्शन रीजन में देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टीम कॉज सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। सही कह रहा है अजर्शन, ठीक है। अजर्शन रीजन नहीं करने आते दोबारा बता देता हूँ ऐसे कैसे होता है। अजर्शन रीजन, अजर्शन मतलब क्या दे रखा है इन्हें, कथन दे रखा है, मतलब अपनी बात रख रहा है, ठीक है, सिंपली याद रखो। अजर्शन मतलब वो अपनी बात बोल रहा है, रीजन मतलब नीचे उसका एक कारण दे रहा है कि किस वजह से। अगर अजर्शन ठीक लगे तो लिख लो हाँ ठीक है, फिर रीजन ठीक लगे तो देखो टिक है कि नहीं है, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे यह आंसर देखो, है ना। अब देखो, स्टीम कॉज सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर। बोला स्टीम जो है ज़्यादा बर्न करता है एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। भाई सही कह रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है। अब बोल रहा है इसकी वजह से, क्योंकि, रीजन बोलना है मतलब इसी के ऊपर वाले का रीजन है, तो लगा लो क्योंकि मतलब बिकॉज, ये मतलब बता रहे हैं यहाँ पे। तो बिकॉज स्टीम हैज़ लेटेंट हीट, क्योंकि स्टीम क्या होती है, उसके पास कैसी हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। ठीक है भाई, ये भी सही कह रहा है। तो मतलब अजर्शन भी ठीक है और उसका रीजन भी ठीक बोल रहा है ये। तो आंसर क्या जाना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब ए और आर, अजर्शन रीजन दोनों ठीक है, हाँ ठीक है दोनों। और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, हाँ भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो आंसर क्या गया ए। अगर रीजन जो है सही है लेकिन वो किसका रीजन नहीं है, ऊपर वाले का रीजन नहीं लग रहा, किसी और का रीजन लग रहा है, तो उसका आंसर क्या जाता फिर बी। कि रीजन तुम्हें सही तो लग रहा है लेकिन वो ऊपर वाले का रीजन नहीं है, ए वाले का रीजन नहीं है, तो आंसर बी जाता। ठीक है, और अगर तुम्हें रीजन फॉल्स लगे, गलत लगे, तो सी जाता। वहीं अगर अजर्शन जो वो बोल रहा है वो गलत लगे और रीजन सही लगे तो डी जाता। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या अपना ए है। तो ये थे अपने सारे क्वेश्चंस और अपना रिवीजन जो हमने लेक्चर 1, 2 और 3 का करा, और उसके ऊपर क्या करें हमने क्वेश्चंस करे। लेक्चर नंबर 1 और 2 के क्वेश्चंस मैंने लेक्चर नंबर 1 के क्वेश्चन मैंने 2 में करवाए हैं और लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चंस मैंने लेक्चर नंबर 3 में करवाए हैं। तो आई होप तुमने क्वेश्चन वो भी कर लिए होंगे और ये भी क्वेश्चंस कर लिए होंगे। लगभग हमने 20+ क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन इसके मैं एक्स्ट्रा में करवाऊंगा जब चैप्टर खत्म करवा दूंगा। चैप्टर खत्म करवाते ही मैं क्या करूँगा, इसका एक एनसीईआरटी सेशन भी लेके आऊँगा जिसमें हम एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे, जिसमें हमने एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स जो नहीं पढ़ रखे होंगे उसी को वहीं पे मार्क कर लेंगे और लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक वन शॉट लेके आऊँगा जिसके अंदर पूरे चैप्टर को एक बार कवर करेंगे दोबारा, और फिर इसके बाद एक और लेक्चर लेके आऊँगा जिसके अंदर हम इसको एकदम क्रिस्प वे में, एकदम शॉर्ट वे में 10 मिनट के अंदर या 5 से 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर डालेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक चैप्टर का फ्लो रहने वाला है। हर चैप्टर में ऐसे करेंगे, पहले लेक्चर वाइज चैप्टर डालूंगा, फिर एक वन शॉट डालूंगा, एक एनसीईआरटी सेशन डालूंगा, फिर एक 5 मिनट में चैप्टर को खत्म करने का वीडियो डालूंगा जिसमें हम पूरे चैप्टर को एक 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। आई होप तुमने चैप्टर को पूरा अच्छे से, लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। लेक्चर समझ आया हो, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सब्सक्राइब, भाई सब्सक्राइब करो, सबसे बड़ी बात, मेरे को भी पता चले कोई देख रहा है लेक्चर है कि नहीं है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर देना कुछ भी नहीं समझ आए। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो कमेंट में बताओ कि भैया ये नहीं समझ आ रहा, उसको मैं समझाऊंगा, वहीं पे कमेंट में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो कमेंट में पूछ लिया करो कुछ भी डाउट आए करे तो, है ना। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स अवेलेबल है, फ्री नोट्स हैं, और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं यहीं पे अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
पेड लाइव क्लासेस के यहाँ पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर भी मेरा यहाँ पे अवेलेबल है। गूगल मीट पे तुम क्लास ले सकते हो 9th to 12th क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिस यू।